आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विविध मकवाना से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। विषय है हड्डियों से जुड़ी बीमारियां। सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विविध मकवाना से। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजेंद्र जी, हमें बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है, जैसे प्रोग्राम की शुरुआत के पहले हम जिक्र कर रहे थे कि हड्डियों से संबंधित तमाम बीमारियां हर वर्ग में हो जाती हैं, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो। तो हम चाहेंगे कि दरअसल हड्डी रोग क्या है, इसमें क्या क्या बातें समाहित होती है, इसके बारे में शुरुआत करते हैं। हड्डियां जो हैं वो हमारे शरीर की बीम और कॉलम की तरह होती है, जिसके ऊपर हमारे शरीर का पूरा ढांचा बना रहता है। हमारे शरीर को मूवमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हड्डियों का इस्तेमाल होता है, या तो फिर उसका रोल प्ले किया जाता है उस तरह से। तो यही हड्डियों का काम है। हड्डियां बेसिकली बनती है कैल्शियम से और प्रोटीन से। और हड्डियों की ये जो तकलीफ है वो सिर्फ बूढ़ों में होती है ऐसा नहीं है, छोटे बच्चों में पाई जाती है, यंग एज में पाई जाती है, महिलाओं में पाई जाती है, पुरुषों में भी पाई जाती है। और ये हड्डियों की जो तकलीफ है बहुत आसानी से हम लोग इसका ध्यान रख सकते हैं ताकि हमें आगे जाके तकलीफ नहीं हो। तो ये हड्डियां कमज़ोर क्यों होती है? क्या हमारे खाने पीने में तकलीफ है सिर्फ इसीलिए? तो ऐसा नहीं है। जो लोग अच्छी तरह से खाना पीना खाते हैं उनकी भी हड्डियां कमज़ोर होती है। तो हड्डियों के लिए कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसका हमें काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ये हम आगे भी अपने इसी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हम जानना चाहते ये हैं कि भारतीय जो जलवायु क्षेत्र है, तमाम प्रदेश इसमें शामिल हैं, और जहाँ तक मूल रूप से हड्डियों का प्रोटेक्शन कैल्शियम पर निर्भर करता है, तो आप क्या समझते हैं कि पूरे विश्व की स्थिति में भारत की स्थिति हड्डी रोगों के दरमियान क्या तुलनात्मक है? ऐसे कहने को जाएंगे तो भारतीय लोगों की हड्डी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर लोगों में गिनी जाती है। कारण ये है कि काफ़ी लोग खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें भारत में देखेंगे तो हम लोग तेल और घी का काफ़ी उपयोग करते हैं, जो बुरी बात नहीं है, लेकिन वो तेल और घी को पचाने के लिए काफ़ी वर्जिश करनी पड़ती है, और अगर नहीं पचाएंगे तो वो चर्बी बढ़ाएगी। जैसे ही चर्बी बढ़ती जाती है तो हमारी काया जो है वो स्थूल होती जाती है, और स्थूल मतलब मोटापा बढ़ते जाता है, और उसका बोझ हड्डियों पे आता है। जैसे ही हड्डियों पे आएगा तो चलने फिरने का मन नहीं करेगा और एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके ये हड्डियां कमज़ोर होती जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे एक जो बोलते हैं आम शरीर में जब से व्यक्ति पैदा होता है, बोन शैशव काल जो रहता है, वहाँ से लेके हम बूढ़े तक हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हमारे संपूर्ण शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। हमारे संपूर्ण शरीर में जब भी बच्चा पैदा होता है तो 305, और जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, मतलब एक वयस्क आदमी बोलेंगे 18-19 साल तक, हमारे शरीर में 203 से 205 हड्डियां रहती है, किसमें एक आध हड्डी एक्स्ट्रा रहती है जिसमें हम लोग रिब्स की हड्डियों को बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो हड्डियों का मामला है, कई बार कहा सुनी होने पर भी आपने सुना होगा एक जुमला, खामोश हो जाओ वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। तो इस तरह की बातें भी आम जीवन में होती रहती हैं, लेकिन तोड़ने से मतलब उसको धमकाना होता है, चुप करना होता है। बहरहाल हम यहाँ चुप नहीं रहेंगे, आपसे भी जानेंगे कि हड्डी रोगों की शुरुआत जब होती है तो प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी आयु वर्ग में होता है ये? अभी जैसे हम बताएंगे, हर एक आयु वर्ग के लक्षण अलग अलग रहते हैं। बताइए। बच्चों में ये लक्षण रहेंगे कि बच्चे खेल के आए हैं, रात को बहुत दर्द होता है टांगों में। क्यों ये दर्द है? ये दर्द इसलिए नहीं है कि उनको कोई चोट आई है, लेकिन शरीर में जिस तरह से हड्डी बढ़ती है, बच्चे लोगों की डिमांड
कैल्शियम की और प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा होती है, जी। बिकॉज उनका बोन का टर्नओवर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, वो ग्रोइंग एज में रहते हैं, उनकी हड्डियाँ बड़े होने वाली रहती है, तो उनको कैल्शियम और विटामिन और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा लगती है। जी। अगर वो कम खाएंगे, जैसे कि हर किसी माँ को ये कंप्लेंट रहती है, अरे मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, अरे डॉक्टर साहब इनको कुछ दवाई दे दीजिए कि ये कुछ खाए। तो हर किसी माँ को अपना बच्चा कमज़ोर लगता है, तो ये हर किसी की समस्या है। लेकिन बच्चों में भी आजकल फास्ट फूड खाने की काफ़ी सारी होड़ लगी रहती है कि अरे मैंने आज ये खाया, मैंने आज ये पिज़्ज़ा खाया, मैंने आज ये बर्गर खाया। मैं सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर की बात नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे अपने खाने की पदार्थ ऐसे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर मैदा ज़्यादा हो गया है, जिसके अंदर चीज़ ज़्यादा हो गया है। चीज़ तो फिर भी ठीक है एक बार कैल्शियम के लिए, लेकिन ये जो खाना पीने की पदार्थ है वो इतने पौष्टिक नहीं रहे हैं। वेफर्स खा रहे हैं हम तले हुए। मैं किसी एक पदार्थ के नाम नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो कॉमन चीज़ें हैं जो बच्चे लोग खाने की वजह से नॉर्मल खाना नहीं खाते हैं, और ये खाने से पेट भर जाता है तो फिर नॉर्मल खाना नहीं जाता है, और नॉर्मल खाना नहीं जाएगा तो कमज़ोरी बनी रहेगी। कहने का मतलब आपका अप्रत्यक्ष रूप से ये भी है कि इस तरह के जो आहार को ग्रहण कर रहे हैं बच्चे, जाने अनजाने या कैसे भी, Yes. वो कुपोषण ही है। ये कुपोषण है, बिल्कुल। खाने पीने के बाद भी कुपोषण है। जी जी जी, राइट, ये बहुत बड़ी समस्या है। यस, बिल्कुल। और बच्चे जब ये तकलीफ महसूस करते हैं कि भाई पैर दुख रहे हैं, खेल के आते हैं और ठीक से रात्रि का भोजन भी नहीं ले पाते, तो ये तो हुई बच्चों की बात। तो ये प्रारंभिक लक्षण से फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और दिखाई हाँ, जाते तो हैं। फिर कैल्शियम और विटामिन डी का दवाई देते हैं हम बोलते हैं कि थोड़ा प्रोटीन का खाना बढ़ा दो। दाल खा रहे हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए, सोयाबीन खा रहे हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए, तो वो खाओ। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए आप अंडा खिलाओ, विच इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन। अच्छा, अंडे की जहाँ तक बात है तो अंडे का कौन सा भाग खाद्य रूप में अच्छा होता है? अंडे का बच्चे लोग के लिए तो दोनों ही भाग अच्छे हैं। कोलेस्ट्रॉल भी, जो एग यॉक रहता है येलो, वो पार्ट भी अच्छा रहता है, और एग वाइट भी। लेकिन प्रोटीन जो है वो एग वाइट में 100% ज़्यादा है। जी, उसको अल्बुमिन बोलते हैं हम। ये तो आपने प्रारंभिक लक्षण बताए कि बच्चों में क्या एक Yes. हलचल सी होती है और माँ बाप सजग हो जाते हैं, Correct. जो जानने वाले होते हैं और आप तक पहुंच जाते हैं। हमारा अगला सवाल आपसे ये होगा डॉक्टर साहब, हड्डी रोगों की बातें चल रही हैं, तो बच्चों की हड्डियों की समस्याओं के बाद शुरू होती है युवावस्था। तो जो हमारे नौजवान हैं आज के, उनके बारे में आपकी क्या राय है और उनको होने वाले हड्डी रोगों के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? जो युवावस्था में जो लोग प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कि हम 8वीं 10वीं बोले, तो पढ़ाई का बोझ काफ़ी रहता है जी। खेलना कूदना बंद हो जाता है। अभी मनोरंजन चाहिए पढ़ाई के वक्त, तो क्या यूज़ करेंगे? आजकल के बच्चे लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल और टीवी देखेंगे तो ऑड पोस्चर में बैठ के भी देखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली ऑड पोस्चर में यूज़ करेंगे, और पढ़ाई करते वक्त भी कॉन्स्टेंटली बैठना ही है। तो उनको जो तकलीफें होती है वो पोस्चर रिलेटेड ज़्यादा होती है। अच्छा। ये युवावस्था में। जी। और काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं के हैं, पढ़ाई करने के बाद बहुत दर्द करता है, कंधों में थकान सी लगती है, और गर्दन में काफ़ी दर्द करता है, हाथों में दर्द करता है, पेपर नहीं लिख पाते हैं। तो ये जो है ये पोस्चर रिलेटेड है। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई करना बहुत अहम है, लेकिन साथ में ही अपना शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर मजबूत नहीं रहेगा तो आप पढ़ाई करके कितना आगे बढ़ पाएंगे? कहने का मतलब आपका है पोस्चर रिलेटेड, यानी आपकी जो बैठक की क्रिया पोजीशन है, वो पोजीशन है, स्थिति सही होनी चाहिए। यस, बिल्कुल, स्पेशली पढ़ाई करते वक्त या तो फिर कंप्यूटर यूज करते वक्त, बिकॉज आजकल हर एक जगह पे कंप्यूटर यूज हो रहा है, पढ़ाई में यूज हो रहा है, कॉलेजेस में यूज हो रहा है, लेबोरेटरी में यूज हो रहा है, सब जगह पे यूज हो रहा है। तो उसके अंदर अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आपको ये चीज़ काफ़ी सारा तकलीफ दे सकती है। तो प्रारंभिक लक्षण आपने ये बताए हमारे नौजवानों के लिए जो किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं और उनको काफ़ी टेंशन भी हो जाती है इस बात। बिल्कुल, और माँ बाप को टेंशन ये होती है कि अरे अभी तो बच्ची 8वीं 9वीं में है, उसके पहले ही तो ये सब शुरू हो गया है, अभी तो हमको ये चीज़ होती है तो ये उनको भी होने लगी है। तो ये 100% रिलेटेड टू पोस्चर एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एक तरह से आज के जो कंप्यूटर युग में बंद से गए एक रूम। यस, और जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी नया बिल्डिंग बनता है, पार्किंग का जगह होता है, लेकिन बच्चे लोग को खेलने का जगह नहीं होता है। हाँ, वो भी एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। ये बात सही है। तो बेसिकली शुरुआत जो है युवाओं में इस तरह से होती है और जाके अगर ध्यान ना दिया जाए तो गंभीर अवस्था भी ले लेती है। बिल्कुल, और आम कारण जो आपने बताए वो तो हम समझ ही गए हैं, लेकिन आहार को जो मद्देनजर रखते हुए हम चाहेंगे कि युवाओं के लिए हड्डी रोग के प्रारंभिक लक्षण पैदा ही ना हो। तो आज के युग में जीना तो हर युग में है, चाहे वो कोई भी युग हो, और ऐसी टेक्निक और भी बढ़ेगी, लेकिन
उसको मद्देनजर रखते हुए पोस्चर भी सही रखें, उसके बावजूद यदि जोड़ दुखने लगें या घुटनों में दर्द हो या कुछ ऐसा सर दर्द हो, तो क्या उपाय करने चाहिए आपके हिसाब से? मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक हो वहाँ तक दवाइयाँ कम ले, पेन किलर तो नहीं ले। बहुत ज़रूरी हो जाए तो डॉक्टर का कंसल्ट करने के बाद ही आप पेन किलर्स का सेवन करें, और पेन किलर्स डॉक्टर दे उतने ही ले, उससे ज़्यादा नहीं ले अपने आप। जी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। जी जी जी। दूसरा बात, अगर आप अपने दर्द को कम करना चाहते हैं तो आप गर्म पानी का शेक कर सकते हैं। आप अपने पोस्चर करेक्शन के लिए, जैसे कि कंप्यूटर पर बैठते हैं तो टाइप करने के लिए आपके एल्बोज जो हैं, कोनी जो है वो हवा में रहती है, तो उसको सपोर्ट देके बैठेंगे तो आपका शोल्डर का और कंधे का दर्द कम हो जाएगा। अच्छा। आपका गर्दन का दर्द कम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर पे ज़्यादा देर तक बैठने से आपके गर्दन अकड़ जाती है, सर में दर्द होने लगता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, हर 15 मिनट में आप थोड़ा उठिए, एक चक्कर मार लीजिए, वापस आके बैठ जाइए, वापस अपना काम कंटिन्यू करिए। दूसरा, आंखें स्ट्रेन हो जाती है। आंखों के लिए कॉन्स्टेंटली आपका आँख के जो अंदर मसल्स रहते हैं वो आपके कंप्यूटर का स्क्रीन उसके लिए एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर कोई भी चीज़, कोई भी मसल्स को स्ट्रेन दिया जाए तो उसके अंदर दर्द या तनाव पैदा हो जाता है। तो उसके लिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो उस समय ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि हर 10-15 मिनट के बाद थोड़ा दूर देखिए, ताकि आपके आँख के मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाए। तो ये रिलैक्सेशन की वजह से ऐसा होगा कि आपके गर्दन का जो दर्द है वो कम हो जाएगा, और आपको आँख के ऊपर जो तनाव पड़ रहा है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। कुल मिला के हमारे नौजवान ये सुन रहे होंगे तो समझ लें कि अगर कंप्यूटर पे या स्ट्रेट रूप से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा विराम लें बीच बीच में, और टहल लें बिल्कुल 15-20 मिनट के बाद, और फिर से कंटिन्यू कर दें। बिल्कुल, तो काफ़ी राहत सी मिलेगी। लेकिन इसमें आहार की जो भूमिका होती है युवाओं के लिए, युवाओं में भी वही बात आती है कि फास्ट फूड पे डिपेंड है, जल्दी जल्दी खा के निकल रहे हैं। हाँ, तो खाने का समय कम रहता है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है, सुबह 6 बजे उठ के भाग गए, तो उनके लिए दूध का सेवन या फिर पौष्टिक चीज़ों का सेवन, फ्रूट्स का सेवन काफ़ी लाभदायक होगा उनके लिए। तो आपके हिसाब से एक युवा 18 साल से 16 साल के मध्य में जो व्यक्ति आते हैं, हमारे युवा, उनको कितने दूध की आवश्यकता होती है? आवश्यकता तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कैल्शियम की आवश्यकता 1 मिलीग्राम पर बॉडी वेट, मतलब समझो कि आपका वजन जो है 70 किलो है जी, अंदाज से, तो 1 ग्राम मतलब 70 ग्राम तक आपका कैल्शियम जाना चाहिए जी डेली, जिसके अंदर से कुछ दवाई से आता है, कुछ खुराक से आता है, कुछ दूध से आता है, उस तरह से। अच्छा, एक बात जो मिथ भी कही जाती है, या कितनी सच्चाई इसमें हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे आपसे। कहा यह जाता है कि युवावस्था के बाद नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, भोजन, ये जो हमारे पारंपरिक जो व्यंजन होते हैं, उससे आहार की जो रस बनती है वो कम मात्रा में होती है और सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सच है? बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो दूध 5 साल तक तो सब कैल्शियम पूरा करता है। 5 साल के बाद दूध का कैल्शियम भी बॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए या बॉडी के अंदर आने के लिए उसको बाहर के पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे दूध का जो कैल्शियम रहता है वो ज़्यादा उपयोगी नहीं रहता है। लेकिन दूध के अंदर सिर्फ कैल्शियम नहीं रहता है, उसके अंदर प्रोटीन भी रहता है साथ में, प्लस उसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन भी रहते हैं। गाय का दूध ले तो सबसे बेस्ट दूध है, लेकिन गाय का दूध सब जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। हम लोग दूध के साथ बाहर का पदार्थ, जैसे हम बोलेंगे तो विटामिन डी, या तो फिर उसके अंदर काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहेंगे जिसके अंदर कैल्शियम, विच आर रिच इन कैल्शियम, वो आप खा सकते हैं। आप हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा रहता है, तो उससे काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है। सो विच कैन बिल्ड अप द बॉडी स्टोर्स। जी जी जी, राइट। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। वाकई में गीत सुनकर लगता है कि अजीब दास्तां है जिंदगी, कुछ खाओ तो भी दुख और नहीं खाओ तो बीमारियां ही बीमारियां हैं। और आज के दौर में वाकई में कोई भी आयु वर्ग हो, हमने देखा है कि हड्डियां किसी की चटकने लगती हैं तो कोई दर्द करने लगती हैं। और ये बात आपने बड़ी काबिल तारीफ कही कि सेल्फ मेडिकेशन में लोग माहिर से हो चुके हैं, गोलियों के नाम मालूम हैं, 3-3 साल पुराने जो प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने संभाल के रखे हैं वो भी लागू हैं। तो हम आपसे यहाँ श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि खुद अपनी तरफ से दवा मत लीजिए, कारण को ढूंढिए और डॉक्टर का कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि आहार की जहाँ तक बात है, हमारी जो युवा महिलाएं हैं और बच्चे हैं और युवा वर्ग में जितने भी लोग समाहित हैं, वो आहार परिवर्तित करके ही अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं या नहीं, तो कैसे? सिर्फ आहार परिवर्तित करना और रोगों से मुक्ति पाना ये तो मुमकिन नहीं है। अच्छा। एक्चुअली आहार की बात से एक छोटी सी बात याद आई कि हम भारतीय लोग आहार को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं, और
क्या खाते हैं, क्या ग्रहण करते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कितना पचा पाते हैं। यस, आजकल की आगे जाने की होड़ में हम ये देखते हैं कि सुबह का खाना कम हो जाता है, दोपहर का खाना लिमिटेड होता है, रात का खाना बहुत ज़्यादा होता है। जबकि उल्टा होना चाहिए। जबकि उल्टा होना चाहिए। सुबह का खाना जो फर्स्ट मील हो वो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत कैलोरी वाला होना चाहिए। दोपहर का मील थोड़ा लाइट हो जाए और रात को नहीं खाए तो भी चले। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अगर आहार विहार को मद्देनजर रखा जाए, आधी बीमारियां आपकी बिल्कुल। खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आहार गरिष्ठ भी होता है, और जैसे कहते हैं, आपने अभी कहा कि रात का खाना ना भी हो तो चले, लेकिन हल्का फुल्का हल्का हो, फुल्का, तो बिल्कुल। गरिष्ठ भोजन हो जाए। उसके बावजूद आपका व्यायाम आवश्यक होता है। बिल्कुल। तो व्यायाम के बारे में आप हर आयु वर्ग के बारे में क्या कहेंगे? व्यायाम के लिए तो मैं एक छोटे बच्चे लोग के लिए बोलूंगा कि उनको जितना आउटडोर एक्टिविटीज कराएं वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। उनको घर में बांध के नहीं रखें। बच्चा धूप में मत जाओ, धूप, अरे क्यों नहीं धूप में जाना, खेलो धूप में। धूप में क्यों नहीं खेलना है? धूप में खेलना है। बच्चे लोग जितना खेलेंगे उतना ज़्यादा उनका विकास होता है। सिर्फ मन का विकास नहीं, सिर्फ तन का विकास नहीं, व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, क्या करना चाहिए, किसके साथ क्या बोलना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो आउटडोर एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी जी। हाँ, उनके विकास के लिए। यंग एज यू शुड टेक पार्ट इन एटलीस्ट सम स्पोर्ट्स विच इज इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्टिविटी। राइट। चाहे फिर वो टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, कुछ तो हो। खेलों में प्रवृत्त होना। बिल्कुल। ऐसा नहीं है सब लोग एकदम आगे निकल जाएंगे खेलों में, लेकिन खेलने की कुछ चाह होनी चाहिए और खेलते रहना चाहिए। तो ये बच्चे लोगों के लिए है। सेकेंडली, बच्चों का शरीर काफी लचीला होता है, उनके लिए योगा करना बहुत इजी होता है। अगर बचपन से ही योगा का एक्सरसाइजेस सिखाया जाए तो उनको आगे जाके बहुत फायदा होता है। होता उल्टा है, जैसे ही उम्र 30-40 की होने लगी अभी योगा करना शुरू करेंगे हम, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं। हाँ, तो अब योगा में क्या एक्सरसाइज करेंगे? लचीलापन नहीं है। लचीलापन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे शरीर का लचीलापन कम होते जाता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। हमारे सुनने वालों से यही कहना चाहेंगे कि समय रहते यदि आपके पास बच्चे आपकी कंट्रोल वाली स्थिति में हैं तो उनसे अभी से उस लचीलेपन का पूरा उपयोग करवाइए, ताकि हड्डियों की बीमारियां ही पैदा ना हो। अब एक बात आती है, हमने कई बार सुना है विज्ञापनों में और कई चिकित्सकों के साथ ऐसी बातचीत हुई है कि एक रशियन टेक्निक है इलीजारो। वो टेक्निक क्या है? और सुना यह भी गया है कि उससे बच्चों में जो कम हाइट वाले होते हैं उनकी हाइट कुछ इंच बढ़ा दी जाती है। वो टेक्निक पूरी क्या है और इसमें क्या जो डिफॉर्मेटिव की कोशिश की जा सकती है मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनके बारे में, तो ये हमें विस्तृत रूप से आप बताइए। ये इलीजारोव टेक्निक जो है वो रशिया में डेवलप हुई है और इसको डेवलप करने वाले डॉक्टर इलीजारोव थे। अच्छा। हड्डियों जो कभी जुड़ती नहीं है उसमें ये टेक्निक यूज़ करके हम हड्डियों को जोड़ सकते हैं। जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है या फिर जिनके अंदर कोई बीमारी के कारण पैर छोटा कर देना पड़ता है, किसी ट्रॉमा के कारण या इंजरी के कारण पैर छोटा कर देना पड़ता है, उनकी हाइट हम वापस बढ़ा सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे देशों में, कोरिया में और चीन में, ये टेक्निक उन बच्चों के लिए यूज़ की जा रही है कि जो बौने हैं। तो ये टेक्निक में क्या होता है कि पैर की हड्डियाँ रहती है, उनको कट करके उनके बीच में गैप बनाया जाता है और वो गैप धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ताकि हाइट बढ़ सके। यस, वो जो गैप बढ़ेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर कैल्शियम भी फॉर्म होगा और हाइट बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया कि कोई हड्डी जुड़ नहीं रही है, काफ़ी बार हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया है, काफ़ी टेढ़े पैर वाले बच्चे जो मानसिक रूप से विकलांग रहते हैं उनके पैर सीधे करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। आजकल ये टेक्निक जिनको डायबिटिक फुट है, जिनके पैर में रक्त संचार ज़्यादा नहीं हो रहा है, उनके लिए भी ये टेक्निक यूज़ की जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत से प्रौढ़ावस्था में जो दोस्त हैं, जो हमारे मित्र हैं, बुजुर्ग होने की कगार पर हैं या महिलाएं हैं, तो घुटनों के रोगों की एक बड़ी समस्या हो जाती है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज के सेहतनामा कार्यक्रम में डॉक्टर विविध मकवाना से बातचीत हड्डियों से संबंधित बीमारियों के बारे में। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न जो हमारा होगा वो घुटने के रोगों के बारे में होगा। और आजकल एक बहुत बड़ी जो चलन में बात सुनाई देती है, नी प्रत्यारोपण, नी ट्रांसप्लांटेशन, तो वो क्या चीज़ है और उसको कैसे, किस अवस्था में किया जाता है? सबसे पहले हम जानेंगे किस उम्र में या कब ऐसी स्थिति पैदा होती है कि घुटना प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है? ये घुटने की जो बीमारी है जिसके अंदर घुटना घिस जाता है, जिसको काफ़ी लोग वात बोलते हैं, जिसको काफ़ी लोग संधिवात बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि घुटना घिस गया है। तो ये एक्चुअली चीज़ क्या है? क्या ये कोई बीमारी है? जी नहीं,
ये बीमारी नहीं है। ये जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर के काफ़ी सारे अंग ऐसे रहते हैं जो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो घिसते जाएंगे, खराब होते जाएंगे, उनके अंदर नए सेल्स नहीं बनेंगे। तो इतने सालों तक जो शरीर को यूज़ किया है तो ये सेल्स जो है वो काफ़ी घिस गए हैं। कार्टिलेज घिसने की वजह से ये जो बीमारी है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और वात जो है वो छोटे उम्र में भी हो सकता है और वो अलग किस्म का वात रहता है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। जी जी। काफ़ी वात जो रहते हैं वो यूरिक एसिड की वजह से होते हैं जिसको गाउट बोलते हैं। और गठिया जो है वो एक नॉर्थ इंडियन लोग जो है यूपी, बनारस या बिहार में वो गठिया संधिवात को ही बोलते हैं जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक जोड़ में नहीं रहता, खाली घुटनों में नहीं रहता है, वो हड्डियों में किधर भी फैल सकता है, कहीं भी जॉइंट्स पे हो जाता है। यस। तो ये और ऑस्टियोआर्थराइटिस एकदम विपरीत चीज है, ये अच्छा। एकदम अलग अलग चीज है। हाँ, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि गठियावात की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा। गठियावात की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना और ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ऐसी बात है। तो ये यूरिक एसिड जो बढ़ने की बात बताई, क्या यही एक प्रमुख कारण है या केवल कार्टिलेज के घिसने के कारण होता है? कार्टिलेज के घिसने के कारण ही ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। यूरिक एसिड बढ़ता है वो सब लोगों में नहीं बढ़ता है। और जो महिला वर्ग है जिनमें अभी उनका मासिक धर्म बंद नहीं हुआ है उनमें यूरिक एसिड बढ़ने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि मेनोपॉज आया नहीं। मेनोपॉज के बाद ही उनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है। तब तक उनके हार्मोन्स इतने स्ट्रांग रहते हैं कि वो यूरिक एसिड को नहीं बढ़ने देते। सही बात है, वो प्रक्रिया ही कुदरतन है। यस जी जी। लेकिन जेंट्स में ये यूरिक एसिड कभी भी बढ़ सकता है। अच्छा, ऑपरेशन के लिए कहते हैं कि बहुत डर सा लगता है, तो आपकी क्या राय है, ऑपरेशन किए बिना ही इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है? देखो, अभी बात ऐसा है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो वेर एंड टेयर का बीमारी है। अच्छा, वेर एंड टेयर मतलब जैसे जैसे आपका शरीर और घिसेगा वो और बढ़ते जाएगा। आप दवाई खाइए, आप एक्सरसाइज करिए, इससे उसको थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सकता है, बंद नहीं किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। यस, नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे कि आप अपने मसल्स को स्ट्रांग बना रहे हैं, आप अपने बोन्स को स्ट्रांग बना रहे हैं, तो इससे आपके हड्डियों पे जो प्रेशर आने वाला है या कार्टिलेज पे जो प्रेशर आने वाला है आपके शरीर का वो कम हो जाता है। अभी ये वात की जो बीमारी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो बीमारी है, वो सिर्फ मनुष्य में पाई जाती है, ये जानवरों में नहीं पाई जाती है। कारण एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है, जितने कम एरिया पे वेट पड़े, आपका समझो 10 किलो वेट है, अगर 1 स्क्वायर मिलीमीटर पड़े तो वेट बहुत ज्यादा हो जाता है वो स्क्वायर मिलीमीटर। अगर उसको आप 10 स्क्वायर मिलीमीटर में डाल दें तो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो जानवर है वो 4 पैरों पे चलते हैं, तो उनका बॉडी वेट जो है वो 4 पैरों पे आ रहा है, डिवाइड हो जाता है। यस। और एक पैर पे उतना ज्यादा वजन नहीं आता है जितना मनुष्य पाता है, क्योंकि वो 2 पैरों पे चल रहा है। बराबर है। अच्छा, ऑपरेशन के बिना ही ठीक किए जाने की जो प्रक्रिया है वो आप बता रहे हैं, तो इसको हम आगे कैसे डील कर सकते हैं कि ये वाकई में बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है? ऑपरेशन के बिना अगर आपको ठीक रहना है, उसके लिए सबसे पहले जब भी आपको कोई घुटने का दर्द हो या ऐसी कोई तकलीफ हो, तो सबसे पहले आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट, दर्द हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को जाके मिलेंगे। जरूरी नहीं है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, क्योंकि पहली बार दर्द हुआ है, आप अपने फैमिली फिजिशियन से जाके मिलिए। फैमिली फिजिशियन कुछ दवाई देंगे या फिर कुछ एक्सरे निकालेंगे, जिससे आपका डैमेज कितना है वो एक समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इधर आपको दवाई दी जाएगी या तो फिर आपको एक्सरसाइजेस बताई जाएगी। और कॉमन चीज ये है कि आपको बोला जाएगा आप अपना वजन कंट्रोल में करो। लेकिन ऐसे भी कई मरीज शायद आपने भी देखे होंगे, हमारे देखने में भी आए हैं, कि जो नियंत्रित वजन वाले हैं लेकिन घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हुई है और उन्होंने कई बार डॉक्टर के पास गए तो इंजेक्शंस का प्रयोग किया, लेकिन वो दर्द भी बंद हो गया और चलने के लिए भी बिल्कुल चढ़ाई उतार सब कर सकते हैं। ये इंजेक्शंस जो है अलग अलग प्रकार के इंजेक्शंस रहते हैं। कोई स्टीरॉयड का इंजेक्शन रहता है, कोई जेल का इंजेक्शन रहता है। ये जो स्टीरॉयड का इंजेक्शन है वो मैं कभी लेने के लिए सलाह नहीं दूंगा। अच्छा, क्योंकि स्टीरॉयड जो है वो अंदर से जोड़ को सुखा देता है, कार्टिलेज को ड्राई कर देता है और ड्राई होने की वजह से उसके अंदर ज्यादा क्रैक्स आ जाती है और वो ज्यादा जल्दी घिसने लगता है। वो कुछ समय के लिए बहुत बढ़िया है, अस्थायी इलाज है। बिल्कुल,
और ये जो जेल है 40 से 45 साल की उम्र में अगर आपका लोकलाइज्ड कार्टिलेज डैमेज है जी। तो उसके अंदर ये जेल डाल के आप उसका अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं, आपका दर्द कम हो जाएगा, आप अच्छी तरह से एक्सरसाइजेस कर पाएंगे, क्योंकि दर्द कम होने के बाद सबसे पहला चीज यही करना है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। काफी लोग बोलते हैं कि हम घरेलू इलाज कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, हम तेल लगा रहे हैं। आजकल काफी सारे हाँ। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स भी आती है कि आप ये मलहम लगा लीजिए, आप तेल लगा लीजिए, जिससे आपका दर्द कम हो जाएगा, शर्तिया बंद हो जाएगा। यस। लेकिन ये जो है, इससे शरीर एक ऐसी चीज है और स्किन किसी चीज को ऊपर से अंदर नहीं उतरने देता है, और जोड़ तो एकदम अंदर है। आप उस पर कुछ भी लगा लीजिए, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा। अंदर कुछ उतरने वाला नहीं है, उसका कोई भी मेडिकल चीज, मेडिकल पदार्थ जो है, जो भी वो मलम में हो या तेल में हो, वो अंदर उतरने वाला नहीं है। वो बाहर से थोड़ा गर्मी देगा, वो बाहर से थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, जिससे आपको 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भर आराम हो जाएगा। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हम नी कैप पहन रहे हैं। क्या नी कैप पहनना अच्छी बात है? नहीं। एक उदाहरण ले लो कि अगर आपका काम कोई और करने लगे 2 महीने तक, और आपको जो बेनिफिट्स मिलना है वो काम से वो आपको मिलते रहे, आपको तो बहुत अच्छा लगे। लेकिन 2 महीने के बाद बोले अभी हम काम नहीं करने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि वो आदत पड़ गई है। बिल्कुल। तो ये जो नी कैप है वो एक आदत डालने वाली बात है। वो मसल्स को काम नहीं करने की आदत हो जाती है और मसल्स कमजोर हो जाते हैं। तो आप किस अवस्था में पहुंचकर ऐसा साबित करेंगे, किन परीक्षणों के बाद कि नहीं अभी ऑपरेशन ही आवश्यक है? वो स्थितियां क्या हैं? ये ऑपरेशन जो है मेडिकल क्षेत्र में कहा जाता है, फर्स्ट, अगर पेशेंट को डे टू डे एक्टिविटीज लाइक गेटिंग अप फ्रॉम बेड, नेचर्स कॉल के लिए टॉयलेट जाना है, तो सोचना पड़ता है मैं उठूं या नहीं उठूं। उठूंगा तो दर्द होगा। अच्छा। या फिर उठने की प्रक्रिया इतनी धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है कि टॉयलेट जाते जाते ही सब कुछ हो जाता है। फर्स्ट। सेकंड, रात को सोते हुए मूवमेंट्स हमारी कंट्रोल में नहीं रहती है। नींद में कभी पैर मोड़ लिया, अरे बहुत दर्द हो गया, उठ जाना पड़ा। तीसरा कारण, जब भी हम चलते हैं तो हम अपने घुटने का प्रयोग कम करने लगे, हम हमारे कमर का प्रयोग ज्यादा करने लगे। हाँ। क्योंकि घुटने का दर्द होने के कारण घुटने की मूवमेंट कम करनी है, तो घुटने को कड़क बना दो, पैर मोड़ो नहीं और चलो। पैर मोड़े बिना चलोगे तो जिस तरह से चलोगे चाल बिगड़ी हुई नजर चाल आती है। बिगड़ेगी, और वो प्रेशर जो है वो तो आने वाला है। कमर पे आने लगा तो कमर दर्द शुरू हो गया। जब भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो समझ लो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए हो। और लास्ट एक मैं बोलूंगा कि काफी सारे लोगों को इंडिपेंडेंट और एक्टिव जीने की आदत है। उनकी लाइफ एक्टिव है कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, और ये एक्टिविटी लेवल अगर आपको कम कर देना पड़े तो समझ लीजिए कि आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। अच्छा, मान लीजिए ऑपरेशन हो जाता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि दोनों पैरों का ऑपरेशन, उसके दरमियान कितनी अवधि का गैप होना चाहिए, और यदि ऑपरेशन क्रम से होते हैं तो ऑपरेशन के बाद वो स्थिति सामान्य कितने वर्षों तक बने रहने की स्थिति है? ऐसा लगता है कि घुटना बदली करना, आपके घुटने सही में वाकई में इतने खराब हैं तो 45 साल की उम्र में कर देना चाहिए। कितना मुझे चलेगा? क्या कितना चलेगा? देखो, घुटना जो है ना, वो हम लोग रीसर्फेसिंग करते हैं घुटने के ऑपरेशन में। जैसे कि एक दीवार है, उसके ऊपर हम टाइल्स लगाते हैं। टाइल्स बहुत सारी क्वालिटी की आती है, 50 रुपए के स्क्वायर फीट की भी आएगी और 1000 रुपए स्क्वायर फीट की भी आएगी। टाइल्स का वैल्यू उतना है जब तक वो दीवार है। दीवार कमजोर हो गई, क्या फर्क पड़ रहा है? तो आप अपने घुटने को और मसल्स को मजबूत रखेंगे तो ये आपको 30 साल 35 साल तक भी, 40 साल तक भी चल सकता है घुटना। उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जी हाँ। अच्छा, ये जो अवधि बताई आपने कि पहले घुटने का ऑपरेशन कर दिया फिर दूसरे का करना है, या एक का ही करना होता है? कभी कभी ऐसी स्थिति है? कुछ परिस्थितियां होती है जिसके अंदर हम दोनों घुटने का ऑपरेशन करने को अवॉइड करते हैं। जैसे कि पेशेंट को डायबिटीज है तो उनकी इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है, तो हम दोनों ऑपरेशन करने का थोड़ा अवॉइड करेंगे। लेकिन ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। दूसरा, अगर पेशेंट का हार्ट कमजोर है और वो 2 ऑपरेशन सहन नहीं कर सकता है तो रुकना चाहिए। तीसरा, अगर पेशेंट के एक ही पैर में तकलीफ है तो दूसरे पैर में ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसके पूर्व में जो परीक्षण करते हैं उससे आपको मालूम हो जाता है? बिल्कुल। क्या होता बिल्कुल। है परीक्षण? वो काफी सारे खून के टेस्ट करने पड़ते हैं। मुख्य रूप से सोनोग्राफी? सबसे पहले तो एक्सरे करते हैं घुटने के, तो उससे समझ में आता है कि एक घुटना खराब है या दोनों घुटना खराब है। दूसरी बात, हम कमर के एक्सरे करवाते हैं जिससे समझ में आता है कि ये दर्द सिर्फ घुटने की वजह से है। अगर काफी बार कमर का दर्द भी घुटने में महसूस होता है तो अगर ऐसा हुआ तो फिर घुटने का ऑपरेशन करके फायदा
नहीं होगा। नहीं। इसलिए हमें ये कंफर्म कर लेना है कि ये ऑपरेशन जो करेंगे उससे पेशेंट को 100% फायदा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वे परिस्थितियां क्या हैं जहां पर मरीज का ऑपरेशन आपको जानबूझकर टालना होता है। अगर हमको पैर में पैरालिसिस है और हमारे पैर के फंक्शन जो मसल्स जो है वो कमजोर हो गए हैं, ऐसी परिस्थिति में हम ये ऑपरेशन टालना उचित समझते हैं जी। क्योंकि अगर मसल्स काम नहीं कर रहे हैं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर वो पोलियो में हो, पैरालिसिस में हो या कोई एक्सीडेंटल हो जिसके अंदर आपके मसल्स किसी कारणवश कमजोर हो गए हैं। दूसरी बात, अगर आपके पैरों में ऐसे कोई जख्म वाली बीमारी हो, जैसे डायबिटीज है जिसके अंदर आपके पैरों में जख्म हो गए हो, तो उसके अंदर ऑपरेशन करना उचित नहीं है। हमने कई जगह विज्ञापनों में पढ़ा है या कोई शिविर भी आयोजित किए जाते हैं, घुटनों का ऑपरेशन इस कीमत में किया जा सकता है क्योंकि वो लमसम एक शिविर लगा होता है। एक तो वो परिस्थिति होती है, तो क्या वहां ऑपरेशन करवाना उचित होता है? उसमें कितना खर्च आता है दरअसल एक मरीज को? घुटने का ऑपरेशन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड चीज है जो हर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं करता है। लेकिन अस्पताल में शिविर लगते हैं इसके। हाँ, तो वो अस्पताल में जब तक घुटने ऑपरेशन करने के जो विशेषज्ञ है, जैसे अस्थि रोग तज्ञ रहते हैं ना, उसमें अलग अलग किस्म के डॉक्टर्स रहते हैं। कोई स्पाइन स्पेशलिस्ट है, कोई बच्चे लोगों की हड्डियों के स्पेशलिस्ट है, कोई ट्रॉमा के स्पेशलिस्ट है, कोई दूरबीन से ऑपरेशन करने के स्पेशलिस्ट है और कोई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के स्पेशलिस्ट है। जैसे मैंने बताया कि जो अस्थि रोग तज्ञ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के स्पेशलिस्ट है, अगर वो कर रहे हैं तो उनसे करवाने में कोई हर्ज नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, जो शिविर लगते हैं जैसे आपने बताया, उसमें करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो शिविर जो लगते हैं, कौन सी संस्था ये शिविर लगा रही है, क्या उनके पास अपना खुद का हॉस्पिटल है या नहीं है, और वो शिविर में जो काम करने वाले डॉक्टर्स जो हैं वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी स्पेशलिस्ट है या नहीं है, ये कंफर्म कर लेना बहुत आवश्यक जरूरी है। जो पेशेंट्स है उनको जागरूक होना बहुत जरूरी है, केवल बातों में नहीं आना है। बिल्कुल। जानना चाहते थे कि अमूमन एक आम आदमी, एक आम श्रोता जो सुन रहे हैं हमारे, कि भाई नी ऑपरेशन में, एक घुटने के ऑपरेशन का अमूमन खर्च कितना होता है? ये ऑपरेशन काफी अच्छी तरह से हमारे म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल्स जो है मुंबई की, वहां पर किया जाता है। काफी सारी संस्थाएं भी ये ऑपरेशन करती है कम पैसों में, और देश के कई शहरों में भी होता है। यस, बिल्कुल। तो मैं सोचता हूं कि अगर कम से कम खर्चा किया जाए 1,25,000 तक, ये काम अच्छी तरह से हो जाता है। और मरीज ऑपरेशन करने के बाद कितने दिनों में घर वापस लौट सकता है? रिकवरी पैटर्न इसकी बड़ी अच्छी है ये ऑपरेशन की। उसके अंदर पेशेंट दूसरे दिन चलना शुरू कर देता है, तीसरे दिन अपने आप जो नेचर्स कॉल है, टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाना शुरू कर देता है अपने आप, और सीढ़ियां उतार चढ़ाव और थर्ड डे अपने आप सीढ़ियां चढ़ना उतारना शुरू कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन करने के बाद जो सावधानियां रखनी होती है मरीज को, फिर सावधानियां प्रमुख रूप से कौन कौन सी हैं? सावधानियों में सबसे पहला बात है कि काफी सारी अफवाहें ये चलती है कि ऑपरेशन के बाद कसरत की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन के बाद बिल्कुल कसरत की जरूरत है, करना जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आप ही दुख पाओगे। कसरत इसलिए करनी है ताकि आपके मसल्स और आपकी हड्डियां मजबूत रहे। अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो तो जिस डॉक्टर ने आपसे ऑपरेशन किया है उनसे ही मिले, ताकि वो आपका सही तरीके से वापस जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका इलाज कर सके। तो कई जगह मेडिक्लेम एक जो सुविधा है उसके अंतर्गत ये बीमारी और ये ऑपरेशन समाहित है? बिल्कुल, ये ऑपरेशन जो है राजेंद्र जी, मेडिक्लेम के द्वारा बिल्कुल किया जा सकता है। मेडिक्लेम एक बहुत अच्छी चीज है और मैं तो सलाह देता हूं काफी लोगों को कि मेडिक्लेम अगर आप कराते हैं तो ये आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए एक बीमा योजना है, एक संजीवनी है। बिल्कुल, कोई बीमारी बोल के नहीं आती है। कोई भी चीज हमारे परिवार में हो जाए और बीमारी हमको एकदम विचलित कर देती है क्योंकि हमने उसका कभी कोई प्लानिंग नहीं किया होता है। तो मेडिक्लेम एक ऐसी चीज है कि जो हमें हेल्प करती है कि हम हमारा जो रूटीन है उसके अंदर हम थोड़े डिस्टर्ब नहीं हो और ये हमारा पूरा
दायित्व निभा लें। ये बहुत अच्छी बात बताई। अब हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि हड्डियों के रोगों से संबंधित बीमारियों के बारे में शुरुआत से ही हमने बात की है, आज का विषय भी हमारा यही है, और जहाँ तक बात आई है कि नी ट्रांसप्लांटेशन, जो कि घुटना प्रत्यारोपण की बात थी, वो करवाने के बाद जो भी स्थितियां बनती है और हमारी आगे की जो परेशानियां पैदा न हों, उसके लिए एक शुरुआत से हमारा आहार विहार या हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में आप क्रम से संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि हमारे सभी सुनने वाले उससे लाभान्वित हो सकें। जो हम प्रिकॉशंस लेना है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं होने के लिए, तो एक बात सबसे ज़्यादा समझ लीजिए, वॉकिंग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को टालने का तरीका नहीं है। अच्छा। अगर आपको आपके घुटने को बचाना है तो आप स्विमिंग या साइकिलिंग, ये बेस्ट एक्सरसाइजेज है आपके घुटने को बचाने के लिए। अगर आप वॉक करेंगे आपके घुटने ज़्यादा खिसेंगे। तो हमारे सुनने वालों के लिए आपने कुल मिलाकर ये बताया प्रिकॉशन कि चलने से ज़्यादा महत्व आपको देना है साइकिलिंग पर या स्विमिंग पर, जो कि प्रॉपर एक्सरसाइज में आता है, और फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर घुटने की एक्सरसाइज सीखने में, तो उससे ज़्यादा लाभ होगा। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई, गहरी बात बताई है। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारे तमाम सुनने वाले इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे और हमें ख़त लिखकर बताएंगे भी। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात डॉक्टर विविध मकवाना से। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, हड्डी रोगों से संबंधित बीमारियों के बारे में इतनी चर्चा की, इसके लिए विविध भारती की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने हमें यहाँ बुलाया, और मैंने जो भी बोला है उसका अगर 25% भी लोग ग्रहण कर लेंगे तो काफ़ी सारी हड्डियों की समस्या से वो मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी दे रहे थे सुप्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विविध मकवाना। इनसे बातचीत कर रहे थे राजेंद्र त्रिपाठी। इस कार्यक्रम को बनाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया मंगेश सांगले ने। विविध भारती की ओर से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया अनीता वैसली पटेल ने। सेहतनामा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए पिटारा।